हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद करते हैं बिहार दरोगा का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए दरोगा एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ, जो आपके दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेपर से जोड़कर करंट अफेयर के प्रश्न को समान अध्ययन के रूप में जो वर्तमान समय में आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है उसको भी मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। और प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन में ध्यान में रखकर वर्तमान समय में आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको भी मैं इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन फ्रेम कर दिया हूँ। अभी तक मैंने टोटल 3 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ एक अलग से मैंने प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो उस प्ले लिस्ट में वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। सारे प्रश्न को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर 35 प्लस होता है तो ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, वरना अगर 35 से कम होता है तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो आइए कुछ नए प्रश्न के साथ मैं आपको कुछ नया कंसेप्ट देने का काम करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण किया था। सेकंड है दिल्ली का पुराना किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह ने रे प्रणाली यानी एमएसपी प्रणाली को विकसित किया था, शुरुआत किया था। और चौथा आपको भूमि की पैमाइश करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आप लोग को पढ़े होंगे कि आपको भूमि की पैमाइश शुरू करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी नहीं, कौन था मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारा सही है। आपको शेरशाह सूरी ने हजरत आला को उपाधि धारण किया था, बिल्कुल सही है। दिल्ली का पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, ये भी सही है। शेरशाह सूरी ने भूमि से संबंधित रे प्रणाली लेकर आया गया था, जो अभी वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा उसको एमएसपी बोला जाता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये भी आपका बिल्कुल सही है। और भूमि की पैमाइश करने वाला आपको शेरशाह सूरी पहला शासक नहीं था, ये दूसरा शासक था। पहला शासक कौन था जो भूमि की पैमाइश करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका डी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने से भूमि की पैमाइश करवाया था। बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाद में जो होता है आपको शेरशाह सूरी उसको बढ़ाने का काम करता है, यानी उसको स्टैंडर्ड करने का काम करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि भूमि की माप की पद्धति यानी जब्ती प्रणाली लेकर आया था। और बाद में इन्होंने किसान के लिए पट्टा और कबूलियत प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा करवाया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर मुगल काल में आते हैं अकबर। तो अकबर भी भूमि की पैमाइश को मापा था, यानी उसमें भी आपको भूमि की पैमाइश को स्टैंडर्ड करने का काम किया गया था। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर शेरशाह सूरी ने एक उपाधि धारण किया था, हजरत आला की उपाधि धारण किया था। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। बाकी तो आपको पता होगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से पूछा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय समूह में डीएनए होता है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें एक कोशिकीय समूह में आपको डीएनए होता है। तो डीएनए आपको किसमें देखने को मिलता है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, हरित लवक केंद्रक राइबोसोम, सूत्रकनिका जीवदर्भ कला केंद्र, सूत्रकनिका गोल्गी काय और केंद्रक, और सूत्रकनिक केंद्रक और हरित लवक। तो आपको देखो दूसरा जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सूत्रकनिका केंद्रक और हरित लवक, यानी डी हो जाएगा। सूत्रकनिका एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का सेल कहा जाता है, नहीं पावर हाउस उसको बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिहार दरोगा हो चाहे बीपीएससी हो, अक्सर पूछा जाता है कि आपको डीएनए के दो कुंडलिक संरचना की खोज 1953 में किसके द्वारा किया गया था। तो आपको ये वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। तो ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करें निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको दक्षिणायनी बेला युधन हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, आपको 389 सदस्यों वाली भारतीय संविधान में देश में अलग अलग राज्यों में समुदाय में शामिल हुआ था, जिसमें से महिला प्रतिनिधि कितना भाग लिया था, तो ये 15 भाग
लिया था, सीधा सीधा आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये 15 नंबर को भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, दक्षिणायनी बेला युधन महज 34 साल की उम्र में चुनी गई थी, संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थी। इसको भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। वह संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला दलित थी, ठीक है। और देखिए सेकंड नंबर जो मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, बेगम कदसिया एजाज रसूल संविधान सभा के एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। ये भी नाम आपको पता होना चाहिए कि बेगम कदसिया एजाज रसूल जो थी संविधान सभा में एकमात्र महिला सदस्य थी। इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, सुचेता कृपलानी आजाद भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तक सुचेता कृपलानी भी महिला सदस्य के रूप में भारतीय संविधान सभा में भाग लिए थे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि प्राचीन नदियां और आधुनिक नाम के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। विपाशा ब्यास नदी, सदानीरा गंडक नदी, वितस्ता झेलम नदी, कौशिकी गोतमी नदी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कौशिकी हो जाएगा। कौशिकी का आप लोग पढ़े होंगे कि कौशिकी का जो पुराना नाम था, यानी आपको आधुनिक नाम है जो कौशिकी का क्या है, कोसी नदी है, ठीक है। क्या है आपको, कोसी नदी है। बाकी तीनों आपका ऑलरेडी सुमेलित है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए प्राचीन नदियां, कौशिकी का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा आपको, कोसी नदी हो जाएगा। और गोमल का जो आधुनिक नाम है आपका गोमती नदी हो जाएगा। और बिहार का शोक सबको पता है किसको कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपको सबको पता है कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक उड़ीसा को कहा जाता है, बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक मेरे भाई आपको महानदी का बोला जाता है। और चीन का शोक ह्वांगो नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछा गया था, इसलिए मैं इसको रिविजन करवाया हूँ। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। इकोनॉमिक्स बिहार दरोगा के लिए रीढ़ का पत्थर का काम करेगा, क्योंकि कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये मेरे भाई आपको MJ शेरवानी की अध्यक्षता में ये किया गया था। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना MJ शेरवानी की सिफारिश पर की गया था और इसका स्थापना 1992 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है मेरे भाई आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और चिलैया समिति का संबंध आपको पता है कर सुधार से यानी टैक्स सुधार से रिलेटेड है। और शेरवानी समिति का संबंध किससे है, तो ये आपको शेयर बाजार से। ये दोनों क्वेश्चन BPSC बिहार दरोगा और बिहार SSC में ऑलरेडी पूछा गया है। एक और था आपको इंक्लूड, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, श्री कृष्णा समिति गठन जो किया गया था आपको डेटा सुरक्षा से संबंधित किया गया था, क्योंकि डेटा अभी चर्चा में था, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ कि श्री कृष्णा समिति का गठन किस लिए किया गया था, तो ये डेटा सुरक्षा के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत चर्चा में था, पूरा पेपर में दिया गया था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ठीक है। ये पेपर से मैंने इंक्लूड किया हूँ। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम किस भगवान को समर्पित है, तो आप लोग सब पढ़े होंगे जो आपका ये अक्षरधाम मंदिर है आपको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, जो कि आपको भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है, ठीक है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए अमेरिका के न्यू जर्सी में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम जो भगवान शिव नारायण को समर्पित है, तो इसको भी आप लोग याद रखना कि अमेरिका के न्यू जर्सी में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है, जो कि आपको भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। पहला सबसे बड़ा मंदिर भी आपको पता होना चाहिए, अंकोर वाट का मंदिर सबको पता होगा। वैसे भी अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और कहाँ स्थित है ये कंबोडिया में स्थित है, इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। और ये अंकोर में स्थित है, ये मिकांग नदी में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आपका जो ये नया वाला बना है भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है, और ये आपको जो अंकोर वाट है आपको ये विष्णु को समर्पित है। लेकिन ये दोनों का अर्थ होता है विष्णु ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने गवर्नर जनरल से फ्रेम किया हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, यानी किस गवर्नर जनरल के समय सिंध प्रांत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग पढ़े होंगे, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा मिला लिया गया था। देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए लॉर्ड एलन बरो का जो कार्यकाल होता है आपको 1842 से 44 के समय में होता है। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था किसके समय में, लॉर्ड एलन बरो के समय में। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाता है, 1843 में जॉन नेपियर के नेतृत्व में सिंध को मिलाया गया था। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1843 में किसके नेतृत्व में आपको सिंध को मिलाया गया था, तो ये जॉन नेपियर के नेतृत्व में मिलाया गया था।
एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है, समाचार पत्रों में प्रतिबंध हटाने किसके द्वारा हटाया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों को प्रतिबंध हटाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया था। ये भी कितना बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसीलिए प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगाया किसने था, लगाया लॉर्ड लिटन था, और जबकि हटाया लॉर्ड रिपन था। बहुत आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, चर्चा में था। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पेय एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। देखिए स्वच्छ एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ मिशन भारत को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसका जो शुरुआत हुआ था आपको 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ता है तो उसका जो होता है आपको जी का मान क्या होता है, घट जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, पहले आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जी का जो वैल्यू होता है आपको पढ़े होंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। और एक होता है बड़ा जी, ठीक है, इसको गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, इसका मान बदलता नहीं है यानी कांस्टेंट होता है। तो बड़ा जी का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ये दोनों वैल्यू आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जी का मान आपको बड़ा जी का मान कांस्टेंट आता है, इसका मान बदलता नहीं है। और ये गुरुत्वीय त्वरण है, अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग मान होता है। दोनों को आप लोग को यूनिट पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, आपको घटता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखना कि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। ठीक है, और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे जी का न्यूनतम मान आपको भूमध्य रेखा पर होता है, और आपको तथा महत्तम जो होता है, मैक्सिमम जो होता है आपको ध्रुवों पर ज्यादा होता है। जी का मान आपको ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और आपका बड़ा जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू भी याद रखना, और खास करके यूनिट जरूर याद रखना। फिजिक्स में यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। देखिए बिहार दरोगा एग्जाम में साइंस एंड टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसी से मैं जोड़कर ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। यहाँ से भी देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है, मध्य प्रदेश के आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, सबको पता है। और इसरो का जो मुख्यालय है आपको सबको पता होना चाहिए, और वैसे भी पता होगा बेंगलोर में। और डीआरडीओ का मुख्यालय मेरे दोस्त आपको कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, एक ये भी पूछा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये श्रीहरिकोटा में है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। पूछा जा रहा है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आप लोग पढ़े होंगे आपको 1.3 सेकंड लगता है, यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब यहाँ से 2-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में ऑप्टिक्स में अध्ययन किया जाता है, यानी प्रकाशिकी में किया जाता है। प्रकाश की गति कितना होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे 3 इंटू 10⁸ है। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसको 3 इंटू 10⁸ पढ़ना जी, 3 इंटू 10⁸। ठीक है, अच्छा चंद्रमा को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की तेजी से यात्रा करता है, और प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है, तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक से फ्रेम किया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत है, नहीं सबसे ज्यादा आपको कार्य जो देखने को मिलता है भारत के लोग प्राथमिक सेक्टर में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी सेवा क्षेत्र में, जिसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, का योगदान सबसे अधिक है। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों गलत है और आपका दोनों सही है। तो ये मेरे भाई आपका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आपका दोनों सही है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? आपसे पूछा जा रहा है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो आप लोग पढ़े होंगे जो पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका भित्ति जो होता है आपको सेलुलोज और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन घुमा देता है आपके एग्जाम में, ठीक है, मैं जानबूझ के उल्टा सेट किया हूँ, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज और प्रोटीन का बना होता है, जबकि कवक की कोशिका जो होती है काइटिन की बनी होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूजन में गलती करे। तो इसको आपको दोनों पता होना चाहिए। पादप कोशिका भित्ति आपको सेलुलोज और प्रोटीन का बना होता है और कवक का कोशिका जो होता है मेरे भाई आपका काइटिन का बना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से मिलाने के लिए। एंशिएंट पुस्तक से क्वेश्चन हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। आप बीपीएससी दीजिए, दरोगा दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, सीजीएल दीजिए, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो लीलावती पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? भास्कर द्वितीय के द्वारा। एहोल प्रशस्ति का संबंध आपको रवि कीर्ति से है। नीति सार कामंदक द्वारा लिखा गया और रत्नावली विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे ये रत्नावली पुस्तक जो है विष्णु शर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है। आंसर आपका डी बिल्कुल रॉन्ग है। रत्नावली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। और ये विष्णु शर्मा कौन सा पुस्तक लिखा था? तो आप लोग पढ़े होंगे पंचतंत्र विष्णु शर्मा का बहुत बड़ा पुस्तक है। बाकी आपका सारा सही सम्मिलित है। आइए इसका डिटेल भी देखते हैं। देखिए हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ये भी पेपर से इंक्लूड किया गया है क्योंकि इजराइल बहुत चर्चा में है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इजराइल देश की सीमाएं किन देशों से लगती है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि इजराइल जो देश है उसकी सीमा आपको 4 देशों से देखने को मिलता है। कौन कौन? आपको इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का मेरे भाई आपका सी हो जाएगा। आइए यहाँ इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए इजराइल की सीमा आपको मिस्र से, जॉर्डन से, सीरिया से और आपको लेबनान से देखने को मिलता है। इजराइल कब स्वतंत्र हुआ था? तो 14 मई 1948 को आपको इजराइल स्वतंत्र हुआ था। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम में, जो कि एक आपका का पवित्र स्थल है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। यहाँ से देखो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं समान अध्ययन पढ़ा रहा हूँ तो करंट अफेयर से जोड़कर समान अध्ययन के प्रश्न भी पेपर में आपको मिल जाता है। तो वहाँ से मैं ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ और इस टाइप का क्वेश्चन आयोग के द्वारा भी वर्तमान समय में लगातार पूछा जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली संतुलन में जिम्मी किससे संबंधित है? अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम देते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो एक दिल्ली संतुलन और एक मुगल काल, ये दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखिए दिल्ली संतुलन में जिम्मी किससे रिलेटेड था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जजिया अदा करने वाला मुस्लिम प्रजा था, या मुस्लिम शासक स्वीकार करने वाला जजिया देने वाला हिंदू प्रजा था, मुस्लिम शासकों को विद्वान व्यक्ति को बोला जाता था, या ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग को जम्मी बोला जाता था। तो आप लोग पढ़े होंगे जिम्मी किसको बोला जाता था? यानी मुस्लिम शासक स्वीकार कर जजिया देने वाला हिंदू प्रजा को जिम्मी बोला जाता था, ठीक है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए अरब की सिंध विजय के समय में ही भारत में हिंदू प्रजा जो मुस्लिम कानून तथा शासक को स्वीकार कर चुकी है और जो जजिया अदा करने की सहमत हो उसे ही दिल्ली सल्तनत में जिम्मी कहा जाता था। अब यहाँ से देखो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में रिपीट करता है। पहली बार जजिया भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखना कि पहली बार जजिया भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ये FST था, फिरोज शाह तुगलक। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका मुगल काल आता है तो अकबर 1564 में जजिया कर को समाप्त करता है, लेकिन फिर बाद में आता है जिंदा पीर, शाही दरवेश, औरंगजेब। फिर 1679 में पुनः जजिया कर को शुरू कर दिया जाता है और अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करना का श्रेय मोहम्मद शाह को जाता है, जिसको मेरे भाई आपको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट एकदम VVI है, इसको आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए और याद भी रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का निर्माण करती है। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक्स में कि प्राथमिक सेक्टर कौन है, द्वितीय सेक्टर कौन है, तृतीय सेक्टर कौन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था द्वितीय सेक्टर का निर्माण करती है। तो द्वितीय सेक्टर का जो निर्माण करती है मेरे भाई, आपको ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय सेक्टर का निर्माण करता है। तो द्वितीय सेक्टर में मेरे दोस्त आपका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए प्राथमिक सेक्टर में आपको कौन कौन सा आएगा, खनन आएगा, पशुधन आएगा, मत्स्य पालन आएगा, कृषि इत्यादि आएगा। यानी जो आपको सीधा प्राकृतिक से यानी नेचर से जो मिलता है वो सीधा आपको प्राइमरी सेक्टर में अंतर्गत आता है। द्वितीय सेक्टर में यानी प्राथमिक सेक्टर से जो उस वस्तु का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उससे जो वस्तुएं निर्माण होती है उसको द्वितीय सेक्टर बोला जाता है। तो आपको ये बिजली हो गया, तंबाकू हो गया, धातु उत्पाद और तृतीय क्षेत्र आपका ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और आपको द्वितीय क्षेत्र में आने के बाद तृतीय क्षेत्र में उस वस्तु को जो विनिमय किया जाता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको ले जाया जाता है यानी भेजा जाता है, परिवहन किया जाता है, तो वो आपको तृतीय सेक्टर में आ जाएगा। जैसे पर्यटन, बैंकिंग, मनोरंजन, आईटी सेक्टर, ये सारे आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना आप एग्जाम हॉल में गलती कर दोगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहले अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये आपको दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से एक पुस्तक है जो आपके एग्जाम में रिपीट करता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहले अनुमान व्यक्त किया था। तो ये पुस्तक को आप लोग याद रखना, कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से फ्रेम किया हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा मेरे भाई। तो आप पढ़े होंगे कि यह पानी का चीनी में घुलना आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक और रासायनिक में क्या होता है, यानी भौतिक में आपको जो दोबारा मिले और रासायनिक में जो दोबारा एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिले, ठीक है। तो इसी टाइप से आप इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी चीनी के बर्तन में आपको काला होना, ये दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। मोमबत्ती का एक बार जला दिया दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। दूध से दही बना दिया, आप दोबारा उसको दूध बनाओगे दही को नहीं। तो जो जीवन में दोबारा नहीं मिले वो आ जाएगा आपको रासायनिक प्रतिक्रिया, और जो जीवन में दोबारा मिल जाए वो आपको हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया में, ठीक है। चलिए जो कि लिख दिया हूँ वैसी प्रतिक्रिया जो दोबारा मिल जाए, एकदम सिंपल भाषा में लिखा हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। वैसी प्रतिक्रिया जो दोबारा मिल जाए उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, जो दोबारा नहीं मिले उसको रासायनिक परिवर्तन मिलता है। आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा ही दिया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैं रखा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मसेटा का पठार आपको स्पेन में देखने को मिलता है, ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, और चिया पास पठार आपको अर्जेंटीना में, और आपका अबिसिनिया पठार आपको अफ्रीका में। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको सी हो जाएगा। चिया 50 पठार जो है आपको ये दक्षिण मैक्सिको में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, ये मैक्सिको में आपको देखने को मिलता है। देखिए चिया पठार आपको दक्षिणी मैक्सिको में मिलता है, और मैक्सिमो आपको पता है मैक्सिको में जो है आपको चांदी के लिए बहुत फेमस है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों में रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। देखो ये क्वेश्चन मैं पेपर से इंक्लूड किया हूँ क्योंकि सिक्किम राज्य बहुत चर्चा में है, सबको पता है। तो एक्चुअल में ये सिक्किम में ये आर्टिकल लगाया गया है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और अब देखो जो चर्चा में रहता है वही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जीके हो या सामान्य अध्ययन। आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट होता है तो करंट अफेयर से ही जोड़कर आपको जीके के क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर से जोड़कर सामान्य अध्ययन के रूप में पूछा हूँ, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लेना और पेपर लेकर एनालिसिस करना, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण को और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का दायित्व होता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल मेरे भाई 355 में बोला गया है, ठीक है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए अनुच्छेद जो होता है 355, किसी राज्य में केंद्र सरकार का रक्षा करने का दायित्व होता है। भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार के आपातकाल की स्थिति घोषणा करने का अधिकार है। आपको पता है कि आपातकाल 3 टाइप का होता है। अब यहाँ से भी देखो क्वेश्चन पूछता है
राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा आएगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल में 352 आता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 में। अब वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। आप लोग को पता होगा अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना, ठीक है। हालांकि आपको 1991 में वित्तीय संकट आपको देखने को मिला था, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है, ठीक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। समाधि दर्शन किससे संबंधित है, इस टाइप देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में प्रश्न पूछा जा रहा है थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जा रहा है, ठीक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित था, तो समाधि मरण मेरे भाई आपको ये जैन धर्म से रिलेटेड था। देखिए समाधि मरण आपको जैन धर्म से रिलेटेड है। योग दर्शन के तो आपको पता है, योग दर्शन का पतंजलि को प्रतिपादन पतंजलि द्वारा किया गया था। और लोकायत दर्शन आपको ये चारवाक से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको करंट से जोड़कर सामान्य अध्ययन पूछा गया है। ये भी आपको विवादित क्षेत्र था, चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सियाचिन विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई स्थल पर युद्ध क्षेत्र है, या किन दो देशों की चीज विवादित क्षेत्र है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सियाचिन है आपको विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, जो किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है, ठीक है। तो 23 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित क्षेत्र है। आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखो सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र माना जाता है, भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर अपना अधिकार जताते हैं। सियाचिन विवादित क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो कश्मीर से सटा हुआ ये एरिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन पुस्तक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तहकीक हिंद अल-बुरूनी के द्वारा लिखा गया है। तबाकत नासिरी मिन्हास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको मिन्हासुल सिराज के द्वारा लिखा गया है, ये तबाकत नासिरी। और फतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। और अकबरनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताना है कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, तो मेरे भाई आपका अकबरनामा गुलबदन बेगम के द्वारा नहीं, आप लोग पढ़े होंगे अकबरनामा फजल के द्वारा यानी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑलरेडी सुमेलित है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा बिहार के एग्जाम का, तो ये क्वेश्चन 100% आपके बुक में देखने को मिलेगा। तो अकबरनामा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया। और ये देखिए हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और अल-बुरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा आपको देखने को मिलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा आपको सीधा देखने को मिलता है। देखिए ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, और बायोमास पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना। और संख्या पिरामिड ये भी सीधा और आपको उल्टा देखने को मिलता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको इकोलॉजी का आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बायो से निम्नलिखित में से कौन फल और उसके खाने योग्य भाग के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। आपका लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, एरिल। पपीता का मध्य फल भित्ति, काजू का बीज पत्र, आपको नारियल का पुष्पासन। तो आपको बताना है कौन सा गलत है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि नारियल का पुष्पासन नहीं, नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। तो आंसर आपका ये ऑलरेडी गलत है, डी आंसर, ठीक है। देखिए नारियल का खाने का योग्य भाग जो होता है आपको भ्रूणपोष होता है, और नाशपाती का खाने योग्य भाग आपको पुष्पासन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख संस्थान और उसके स्थान के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। देखिए भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये गलत होगा, नहीं ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, बिल्कुल सही है। आप लोग सोच रहे होंगे देहरादून होगा, देहरादून में क्या है पता है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र है। तभी मैं बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर करो वरना दिक्कत होगा। तो आपका दूसरा सही है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है, ये भी आपका सही है। आपका ये राष्ट्रीय मिलेट संस्थान जो कि चर्चा में है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मेरे दोस्त आपको हरियाणा में नहीं है, यही आपका गलती है। ये आपको हाईटेक सिटी यानी हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा, बहुत चर्चा में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय मिलेट संस्थान यानी बाजरा अनुसंधान जो मोटे अनाज के लिए फ्रेम किया गया था, जो आपको बजट में आपको श्री कृष्ण या अन्य श्री कृष्णा ने अन्य श्री का चर्चा हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बाकी तीनों ऑलरेडी सुमेलित है, ठीक है। आइए डिटेल इसका देखते हैं।
देखिए राष्ट्रीय मिलेट संस्थान, जिसको भैया भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये बाजार लिखा गया है, बाजरा अनुसंधान केंद्र या इसको अन्य श्री नाम भी दिया गया था, कहाँ देखने को मिलता है? ये हैदराबाद में देखने को मिलता है। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ भी 2023 को मिलेट वर्ष घोषित कर दिया है, यानी मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो आपकी देहरादून में है, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपको भोपाल में है। तो ये मेरे भाई बहन बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तभी आपके एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि एवं एसआई मात्रक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय प्रेरक का मात्रक गाउस होता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापते हैं, और ठोस कोण का मात्रक रेडियन होता है। नहीं, ठोस कोण, यही गलत है, ठोस कोण का मात्रक रेडियन नहीं होता है, क्या होता है? अस्ट्रेडियन होता है, ठीक है, अस्ट्रेडियन, ठीक है। आइए इसका भी बाकी तीनों सुमिलित है, आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए समपूरकन सप्लीमेंट्री यूनिट आप लोग पढ़े होंगे कि आपको 7 जो होता है तो 7 होता है, ये फंडामेंटल यूनिट होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2 जो होता है आपको सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, यानी संपूरक कोण होता है। तो समतल कोण को किस में मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है, और ठोस कोण को आपको अस्ट्रेडियन में मापा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी कल के पेपर में दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अल्जाइमर रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है, किसको प्रभावित करता है? लीवर को, किडनी को, स्पाइनल कॉर्ड को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको ये अल्जाइमर रोग है, ये भैया मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बता दिया मैंने, खतरनाक बीमारी अल्जाइमर जो है यही आपको मस्तिष्क को प्रभावित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखो क्वेश्चन पेपर से ही इंक्लूड किया गया है, कल के दैनिक जागरण पेपर से देखने को मिला होगा, बहुत चर्चा में है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पूरा संभावना है, ठीक है। चर्चा में रहा, कमार और बैगा जनजाति भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? ये आपको कमार और बैगा जनजाति भारत के किस राज्य से संबंध रखता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो कमार और बैगा जनजाति आपको चर्चा में रहा था, जिसका संबंध आपको छत्तीसगढ़ से। अब क्यों चर्चा में रहा था, क्या था रीजन, आइए जानते हैं। कहता है छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति तथा बैगा जनजाति वन अधिकार अधिनियम के तहत इसको आवास प्राप्त हुआ है, यानी आपको निचले पीढ़ी के जो भी स्तर के लोग होता है, तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा उसको आपको वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास का दर्जा प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये जनजाति आपको चर्चा में आ गया है। मध्य प्रदेश का एक भारिया जनजाति, ये भी चर्चा में रहा है, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो आपसे विविध वाला क्वेश्चन पूछा जाता है या समान अध्ययन के प्रश्न पूछा जाता है, जो चर्चा में रहता है करंट अफेयर से जोड़कर, उसको ही समान अध्ययन के रूप में पूछा जाता है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस प्रकार मार करती है? ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन लिया गया है, ये भी बहुत चर्चा में है, ठीक है। कह रहा है भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस प्रकार की मार करता है? तो ये मेरे भाई आपको सतह से सतह मार करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पेपर से ही इंक्लूड किया गया है। देखिए भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के सतह से सतह संस्करण का सफल परीक्षण किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर से ही इंक्लूड किया गया है, बहुत चर्चा में है, आपके एग्जाम में आज इस एग्जाम में नहीं तो किसी दूसरे एग्जाम में 100% पूछेगा। तरह देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र पूछा जा रहा है। तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र आपको जो है चंडीगढ़ में लगा है, ठीक है, या बना है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ के सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन में स्थापित किया गया है, जो कि आपको जो सभी राज्यों में आपको साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, फोरेंसिक जांच और साइबर सुरक्षा और इंटरनेट मीडियम के माध्यम से विश्लेषण करने की जिम्मेदारी इसको होने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सिक्किम है। जेबलेपला दर्रा जो है सिक्किम और चुम्बी घाटी को जोड़ता है। भारत में एक मार्ग का जो गठन हुआ है 1937 में हुआ है। और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला कह रहा है आपसे कि 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी देश की पहली इमारत बेंगलोर में बना है। नहीं, यही आपका गलत है। आप लोग पढ़े होंगे 3D तकनीक से बनी आपको देश की पहली इमारत बेंगलोर में नहीं मेरे दोस्त, आपको केरला में था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए इसका भी डिस्कशन करवाते हैं। कह रहा है 3D प्रिंटिंग तकनीक से तकनीक से बनी देश की पहली इमारत आपको केरल के त्रिवेंद्रम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसे IIT मद्रास और स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया। और यहाँ से देखो क्वेश्चन घुमा देगा। भारत का पहला 3D
प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ये आपको बेंगलोर में बना था, इसीलिए मैं ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दिया गया था, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है, करंट अफेयर के रूप में भी और आपको ये सामान्य अध्ययन के रूप में भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, करंट अफेयर से जोड़ के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पढ़ो, ठीक है, पेपर से, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो अमृत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो देखिए अमृत क्रांति आपको कृषि संबंधित समग्र योजना से नदियों को जोड़ने के लिए था, ठीक है, या आपको खनिज तेलों के आत्मनिर्भर से या गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के उत्पादन से। तो 34 का आंसर होगा मेरे भाई, आपको नदियों को जोड़ने की योजना था ये आपको अमृत क्रांति, ठीक है। देखिए अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की एक संबंधित योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि संबंधित समग्र क्रांति आपको इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आएगा, और खनिज तेल के आत्मनिर्भर के लिए आपको पता है आपको कृषि क्रांति से रिलेटेड है, और तो भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादक एवं उर्वरक क्षेत्र से। तो ये चारों जो मैं बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया ग्रेट चैनल को अलग करती है, हॉर्मुज जल संधि फारस खाड़ी और ईरान की खाड़ी को अलग करती है, भारत श्रीलंका पाक स्ट्रेट से अलग करती है, मिनी काय द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल से अलग करती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे हॉर्मुज जल संधि जो होता है ये फारस की खाड़ी को ईरान से नहीं, फारस और ओमान को अलग करता है। क्या हो जाएगा, ओमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसका पूरा डिटेल। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान को खाड़ी से अलग करता है, कई बार पूछा गया है, और ये तो आप लोग को पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी को अलग करता है, और मिनी काय द्वीप समूह को अलग करने वाली 8 डिग्री चैनल को अलग करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लैमार्कवाद के विरुद्ध में जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने विकसित किया था। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है लैमार्कवाद के विरोध में जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अगस्ट बीजमैन के द्वारा ये जर्म प्लाज्मा विकसित किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत अगस्त बीजमैन के द्वारा किया गया था, और जो प्लाज्मा होता है पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। पांचवा तो आप लोगों को पता होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है आपको पदार्थ का पांचवा अवस्था है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू समृद्धि दर किस समृद्धि दर से है। तो इसका 37 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ठीक है। देखिए हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। हिंदू समृद्धि दर से आशय राष्ट्रीय आय के औसतन की कमी से होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या मैं बताया था आपको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ना, नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये डी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आंसर आपका डी हो जाएगा 37 का। हिंदू समृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय उत्पाद से है। देखिए अगला क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया डिस्परेज क्लास संगठन का स्थापना किसने किया था। यानी द ऑल इंडिया डिस्परेज क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में द ऑल इंडिया डिस्पैच क्लास फेडरेशन की स्थापना किया गया था। तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। देखिए 1924 में अंबेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब किया गया था। तो 1924 में अंबेडकर के द्वारा। और गांधी जी ने 1932 में मुंबई में ऑल इंडिया डिस्पैच क्लास संगठन का स्थापना किया था। देखो दोनों में अंतर है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, ठीक है। गांधी जी ने 1932 में मुंबई में ऑल इंडिया डिस्पैच क्लास संगठन का गठन किया था। तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सांप्रदायिक पंचायत जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कब किया गया था। मॉडर्न इंडिया का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। देखिए सांप्रदायिक पंचायत जिसको कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को किया था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। इस घोषणा के साथ
अल्पसंख्यक समाज हेतु विधानमंडल में कुछ सीटों को आरक्षित किया गया था, जिसमें से घोषणा किया गया था दलित वर्ग को इसे अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। और बाद में गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और आपका ये अनशन पर बैठ जाते हैं, और उसके बाद 26 दिसंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना का समझौता होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। पूना समझौता एक्चुअल में इसीलिए होता है, कम्युनल अवार्ड के विरोध में ये पूना समझौता का गठन हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच। तो पूना समझौता याद रखना, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर के मध्य। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो मेरे भाई, एशियन गेम से भी क्वेश्चन देखो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 100% उम्मीद है कि आपके बिहार दरोगा में एशियन गेम से एक क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन उसको मैं देखो दूसरे तरीका से सेट किया हूँ। तरह 19वीं एशियाई गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। जो आपका 19वां एशियाई गेम, ठीक है, 19वां एशियाई गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 19वां एशियाई गेम का जो आयोजन हुआ था चाइना में हुआ था। 20वां एशियाई गेम 2026 जो आपको दक्षिण अफ्रीका में होगा। और 107 पदक के साथ भारत आपको चौथा स्थान पे देखने को मिला है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस बार भारत का। एशियन गेम 2023 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश चाइना रहा है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आपका जो 40 का आंसर होगा आपका ये बी रॉन्ग है। तो बी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपको 2026 का जो एशियन गेम होगा आपको अफ्रीका में नहीं, ये आपको जापान में होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। चलिए इसका भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखो आपको 20वां एशियन गेम जो कि 2026 कहाँ होगा, जापान में होगा। भारत के द्वारा अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 28 आपको गोल्ड जीता गया भारत के द्वारा, 38 सिल्वर जीता गया और 41 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारत के परिप्रेक्ष्य पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। मनुष्य के शरीर में कशेरुकी यानी जिसको वर्टिब्रेट बोला जाता है, ठीक है, निम्न में से किसका एक भाग है, यानी शरीर का आपको पार्ट बताना है कि शरीर के कौन सा पार्ट में आपको कशेरुकी देखने को मिलता है, यानी वर्टिब्रेट आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग पढ़े होंगे किसमें देखने को मिलता है, आंत में, यकृत में, मेरुदंड में या आपको मस्तिष्क में। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई आपको सी हो जाएगा, मेरुदंड में, यानी स्पाइनल कोड में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि मेरुदंड मानव शरीर की रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड यानी वर्टिकल कॉलम या बैकबोन या स्पाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर बैकबोन आपका खराब हो गया तो समझिए भैया, कहावत भी पढ़े होंगे कि कमर टूटना यानी बेसहारा होना, ठीक है। तो आपको पीठ की हड्डियों का जो समूह है उसमें आपको 33 हड्डी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको वर्टिब्रा बोला जाता है। तो मेरुदंड के भीतर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्पाइनल कनाल होता है, आपको मेरुरज्जु कॉर्ड आपको उसको सुरक्षित करने का काम किया जाता है। देखो आपको जो ये आपको देते होंगे, आपका जो स्पाइनल कोड है ये देखो 5 भाग में बटा रहता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये पांचों भाग से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कि आपको ये ऊपर वाला जो भाग होता है आपको सर्वाइकल का होता है, गर्दन का होता है, ठीक है। और नीचे वाला भाग जैसे जैसे नीचे आओगे आपका कमर का पार्ट अलग अलग होते रहता है। इसको भी C1 C2 में आपको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूरत अधिवेशन 1907 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसमें डेप्थ में जाके सेट किया हूँ। सूरत अधिवेशन 1907 का जो आपको पता है, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जो कि 2 भाग में बट गया था, गरम दल और नरम दल में 2 भाग में बट गया था कांग्रेस। तो उसी से क्वेश्चन है कि सूरत अधिवेशन 1907 का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको 42 का नेतृत्व किया गया था आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। रास बिहारी बोस मत मार देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, नेतृत्व किया गया था आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में, जिसमें भैया कांग्रेस जो था गरम दल और नरम दल में 2 पार्ट में ये टूट जाता है। इसी को ही सूरत विभाजन बोला जाता है। आप लोग पढ़े होंगे 1907 में अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि आपको सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो रास बिहारी बोस के द्वारा, लेकिन इसका नेतृत्व किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यही क्वेश्चन मैं आपसे फ्रेम किया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन संतुलितकालीन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा पद स्थापित किया गया था, दीवाने रिसायत, शहनाए मंडी या मुस्तसिब, या डी में आपको उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं।
देखिए, दीवान ए रिसायत या व्यापारियों का एक नियंत्रण, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए रिसायत गठन किया गया था। और साहना ए मंडी या आपको बाजार का अधीक्षण करता था, और मुहतसिब जो होता था बाजारों पर नियंत्रित रखता था, और तथा माप तौल की निरीक्षण भी करता था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है दिल्ली सल्तनत का सबसे सफल शासकों में एक से एक इसका नाम आता है। ठीक है, इसने बाजार नियंत्रण पॉलिसी भी लाया था। इसके द्वारा सैन्य सुधार भी किया गया था जी। सैन्य सुधार वाला एग्जाम में आपसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या सैन्य सुधार किया गया था, तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अस्थायी सेना का गठन किया गया था। बहुत बड़ा अलाउद्दीन खिलजी के पास अस्थायी सेना था, कई बार आपके, और सभी को इसने नगद वेतन देना शुरू किया था, ये भी आप लोग को पता होगा। और सबको फिर उसने दाग हुलिया प्रणाली भी लेकर आया था। ठीक है, दाग हुलिया, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अस्थायी सेना यानी विशाल सेना इसी के पास था, इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए, ये आप लोग को जरूर याद रखना। बाकी ऑलरेडी मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो पहला शासक होता है जिसने भूमि की पैमाइश किया हुआ था, और इसने आपको विजय के दौरान आपको पता होगा, इसने आपको अलेक्जेंडर द्वितीय इसको कहा जाता है, सिकंदर सानी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये आपको विश्व विजेता बनना चाहता था। किसके जैसा? तो ये सिकंदर के जैसा। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माता कौन थे। ये भी क्वेश्चन देखो पेपर से ही इंक्लूड किया गया है, चर्चा में था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माता कौन था, तो आप लोग पढ़े होंगे भारत का पहले कंप्यूटर का निर्माता डॉक्टर विजय भटकर था। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर विजय भटकर भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माता थे। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि आपको पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संकल्प योजना का संबंध किससे है। तो संकल्प योजना के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। संकल्प योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतरीन अभियान चलाया गया है, और ये HIV एड्स को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा संकल्प योजना विकसित किया गया है। ठीक है, संकल्प योजना का संबंध HIV एड्स को समाप्त करने के उद्देश्य से ये भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मानव आंख में नाभिक दूरी पर परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यानी मानव आंख का जो आपका नाभिक का जो दूरी होता है न्यूक्लियस का, तो दूरी परिवर्तन किसके कारण आपको देखने को मिलता है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये सिलियरी मसल्स के कारण आपको ये ऐसा देखने को मिलता है। देखते हैं। देखिए, मानव आंख में नाभिक की दूरी परिवर्तन सिलियरी मसल्स के द्वारा देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ से देखो, बिहार शिक्षक में क्वेश्चन पूछा था कि मानव नेत्र की नाभिक की दूरी कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। अब मानव नेत्र का निकटतम दूरी सबको पता होगा कि मानव नेत्र का निकटतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और मैक्सिमम का तो कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटिव है, यानी आंख आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आप दूरी देख सकते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो आपको सबको पता होगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, और आंखों कॉर्निया जो है आपको कौन सा पार्ट दिया जाता है आंखों में दान देने के लिए, कॉर्निया आपको दिया जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट करता है। देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाव के लिए किसके द्वारा वहन किए जाते थे। आप लोग पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक को नहर के नाम से, नहर जाल के नाम से फेमस, यानी नहरों का निर्माण सबसे पहले शुरू करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है। और ये बहुत सारा जाल इसने बिछा रखा था नहर का। तो इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाव किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे किसको द्वारा किया, तो ये काश्तकारों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों बनाने का और रख रखाव किसके द्वारा किया गया था, तो ये काश्तकारों के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई के लिए नहर बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। कई बार आपसे एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, FST से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आपके एग्जाम के लिए। FST से याद रखना, इसने आधा और बीक नामक सिक्के चलाया था। कौन कौन सा, ये याद रखना, आधा और बीक, आधा प्लस बीक। आधा और बिग सिक्का किसने चलाया था, तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, माल्टा द्वीप भी चर्चा में था। कह रहा है माल्टा द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो मेरे भाई आप लोग पढ़े होंगे, जो ये माल्टा द्वीप है मेरे भाई, आपको ये भूमध्य सागर में देखने को मिलता है। ठीक है, माल्टा द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, बहुत चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है,
देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं है तो उसको अच्छा से आप लोग एग्जाम हॉल में पढ़ना, ठीक है, वरना जल्दी में गड़बड़ मत कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, प्रकाशीय तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है, और या साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका 49 का डी होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि आपका हीरा का जो चमकना होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, और रेगिस्तान में जो है आपको भ्रम बनता है यानी मरीचिका दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। और जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जो डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज किया जाता है, वो भी आपको प्रकाश के आपको परिवर्तन का उदाहरण है। और साबुन का जो बुलबुला होता है, ये आपको व्यतिकरण का उदाहरण है, ठीक है। तो ये मैं बताऊं, साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई देना आपको प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करे शासक तथा उनके द्वारा निर्मित मंदिर के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा उड़ीसा का कोणार्क मंदिर बनाया गया था। तो इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर को बनाया गया था, ठीक है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा काशी के कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया था, और राजराज द्वितीय के द्वारा तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर बनाया गया था। ये चारों मंदिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। राजराज द्वितीय नहीं था, राजराज प्रथम के द्वारा आपको तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का बनाया गया था। ये चारों इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आइए देखिए, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, राजराज प्रथम ने तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो मेरे भाई टोटल मैंने 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैंने करवा दिया हूँ, और सारा प्रश्न को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन भी करवा दिया हूँ। और जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको पेपर से भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जो चर्चा में है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने अपने अंदाज में सेट कर दिया। तो वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं बिल्कुल फ्रेम किया हूँ। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपका 50 में से मेरे भाई आपको 35 स्कोर आ रहा है, तो ये आपके लिए स्कोर शिफ्ट होगा, और आपका ये पीटी से लेकर मेंस तक के आपको इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहा हूँ पीटी और मेंस को दोनों को देखते हुए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिविजन कीजिए। धन्यवाद, बाय।